19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की इस रात को कौन भूल सकता है। हमारा सबका सपना था कि 1983 में जो कपिल देव ने किया और 2011 में जो धोनी ने किया, जो सचिन को शानदार विदाई दी, वैसा ही हाल 2023 में भी हो। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हर बड़ा छोटा बच्चा बूढ़ा आप मैं सब उदास है और ये गम सालों तक हमें सताएगा। लेकिन आज एक बहुत बढ़िया चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। उस दिन शायद हम क्रिकेट का एक मैच जरूर हार गए हों, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में हमने ऐसा मैच जीत लिया है कि हमें आने वाले कई वर्षों तक कोई हरा नहीं पाएगा। 83 से लेकर 2023 में क्या फर्क आया आपको कुछ घटनाओं से समझते हैं। 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव जी ने, उस टीम को सम्मान देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास कोई पैसा नहीं था। उनके पैसे जुटाने के लिए हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ा था और उसके पैसों से जाके उनका सम्मान हो पाया था। 1983 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत को 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से मना कर दिया था और आज 2023 में भारत करोड़ों रुपए के टिकट बेच रहा है। एक मैच की टिकट 1-1 लाख की जा रही है तो भी लोग ले रहे हैं। और बीसीसीआई जहां खड़ा है उसमें धीरूभाई अंबानी का बहुत बड़ा हाथ है। अब फिर बोलेंगे राहुल जी यहाँ पे भी आप मोटा भाई को लिया। नहीं सर, ये मोटा भाई के पिताजी आए यहाँ पे और वो आते हैं तो काम बड़े होते हैं। बीसीसीआई करोड़ों रुपए कमाता है पर टैक्स नहीं देता है। क्यों? बीसीसीआई 1983 में इतना गरीब क्यों था और अगर इतना अमीर अभी बना है तो रास्ते में ऐसा क्या घट गया भाई साहब? ये बीसीसीआई या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहां से पैसे कमाता है? पैसे कमाने के तरीके क्या क्या है? आईसीसी जो क्रिकेटिंग दुनिया की शीर्ष अथॉरिटी है वो भी बीसीसीआई से डरती है। क्यों? कोई भी ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो भारत के खिलाफ कुछ बोल जाए। क्रिकेट की दुनिया में भारत की आवाज के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा क्यों होता है? जब बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल हालत खराब हो जाती है तो बीसीसीआई के आगे हाथ क्यों जोड़ते हैं? आपने आज तक इस चैनल पे बहुत सारी कंपनी की केस स्टडी सुनी है, ब्रांड की सुनी है, बिजनेसमैन की सुनी है। आज सुनिए हमारे फेवरेट खेल को जो चलाने वाली संस्था बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जीरो से हीरो बनने की कहानी। ये कहानी बताती है नेवर एवर मेस विद भारत, क्योंकि अगर भारत की हट गई ना वो सबको हटा देगा। जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो अपन बनाएंगे 4 पार्ट में। पहला पार्ट 1983 से चालू हुआ कि इतना गरीब क्यों था। दूसरा पार्ट हम में अमीरी आई कैसे, धीरे धीरे हम कैसे मजबूत बने। तीसरे पार्ट में अपन चर्चा करेंगे कि कैसे बीसीसीआई अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाता है, इसकी कमाई का जरिया क्या है। एंड लास्ट में चौथा कि बाकी बोर्ड और आईसीसीआई में इनको हरा के और क्रिकेट की दुनिया में एक छत्र राज्य कैसे स्थापित किया और इसके कई एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। तो कहानी शुरुआत करते हैं 1983 के वर्ल्ड कप से। 1983 के वर्ल्ड कप में बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की क्या हालत थी। फाइनल हो रहा था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। किसी ने नहीं सोचा था कि यार ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंचेगी। ये वेस्ट इंडीज का तो फिर भी पता था पर इंडिया पहुंचेगी किसी को नहीं पता था। मैच हो रहा था इंग्लैंड में, तो अगर इंग्लैंड में मैच हो रहा है और इंग्लैंड की टीम ही फाइनल में नहीं है तो स्टेडियम लगभग खाली सा पड़ा है। उसी समय इंडिया के एक यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे किसी विजिट से, ऑफिशियल विजिट से लंदन आए हुए थे। तो उन्होंने कहा मैं और मेरी पत्नी जाके अपनी भारतीय टीम फाइनल में आई है, मैच देख आते हैं। उन्होंने बीसीसीआई प्रेसिडेंट को फोन किया कि यार 2 एक्स्ट्रा टिकट अरेंज करा दो, स्टेडियम तो खाली पड़ा है। अब बोर्ड का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि हमारी टीम फाइनल में है, 2 टिकट करा दो। अपने इंडिया में तो पार्षद सरपंच करा देते, इतना जुगाड़ तो। वहां बीसीसीआई प्रेसिडेंट फोन लगा रहा है यूनियन मिनिस्टर के लिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं है टिकट, जाओ। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। लेकिन जो उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एनकेपी साल्वे, ये बात उनको चुप गई, किरकिरी हो गई। बोले यार अब यार ये तो नहीं चलेगा, अब कुछ तो इनका करना पड़ेगा, ये तो इन्होंने ज्यादा ही दिखा दिया। अच्छा, उस समय अगर अपन देखेंगे तो वर्ल्ड कप शुरुआत होता 1975 से। तो 1975, 79, 83 ये तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हो रहे थे। उन्होंने कहा इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है, इसको इसी बात का घमंड है, पहली बार तो वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर लेके जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज एक आप कह सकते हैं कि सर उस समय भारत ने विरोध क्यों नहीं किया, एनकेपी ऐसे नहीं कर देते, वैसे नहीं कर देते। उस समय सर हमारे बजट की आपको हालत बताता हूँ, बीसीसीआई चल रहा था लॉस में। हमारे खिलाड़ियों को, कपिल देव जो भाई साहब उस लेवल पे परफॉर्मर है, उनकी जो सैलरी थी वो थी 1500 रुपए पर मैच और उनको 200 रुपए डेली अलाउंस मिलता था। जो अपने खिलाड़ियों को ये देता हूं तो सोचो क्या बजट होगा और क्या विरोध करेगा। 1983 में जब वर्ल्ड कप जीत के खिलाड़ी आए तो बोर्ड ने कहा खिलाड़ी जीत के तो आ गए, फिर इनको इनाम देने के लिए, इनका सम्मान करने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर लता मंगेशकर जी बीच में आई। लता मंगेशकर जी ने एक फ्री में कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया, 20 लाख रुपए रेस किए, उस धनराशि से इनको पुरस्कार दिया गया। तो सैलरी वैसा पैसे देने हमारे पास थे नहीं, ना सम्मान के पैसे, ना खेलने के पैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नाक पे आ गई तो आ गई। और आपको पता है भारतीय की हटी तो फिर हटी। अब 3 बार से वर्ल्ड कप हो रहा था इंग्लैंड, तो उन्होंने कहा भैया कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बात करी उस समय के जो एयर मार्शल नूर खान जी, पीसीबी के प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके साथ बैठ के बात की। बोले भाई साहब ऐसा है कि वर्ल्ड कप वहां से तो निकालो,
अपन आपस में कहीं भी कर लेंगे, पर एक बार वहां से तो बाहर निकाला जाए। तो इन्होंने आपस में लॉबिंग कर ली, ऑस्ट्रेलिया को भी साथ में ले लिया, बाकी को भी साथ में ले लिया कि इंग्लैंड में नहीं होने देंगे। तो आईसीसीआई में जब वोटिंग हुई कि भाई अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो इन्होंने वोटिंग सारे एक पक्ष में कर दी और 16-12 के वोट के अंतर से ये पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर गया और ये भारतीय धरती पे 87 में हुआ। अगर कोई भी कंट्री अपने यहाँ वर्ल्ड कप कर रही है तो बाकी मेंबर कंट्री को पैसा देती है कि चलो तुम वर्ल्ड कप में पार्ट ले रहे हो, हम होस्ट है, तुम आओ। उस समय इंग्लैंड सबको 20-20 हजार डॉलर देता था। इन्होंने कहा 40-40 हजार डॉलर देंगे, तुम तो हमारे फेवर में बोलो। तो पहले ही बजट कंगाल हालत और 20 हजार की जगह पूरी टीम को 40-40 हजार डॉलर का कमिटमेंट कर दिया। पर जैसे नाक पे ले देख के 87 में वर्ल्ड कप को लेके आ गए इंडिया में। वर्ल्ड कप की अप्रूवल तो आ गई 87 में, यहाँ होगा, पैसे तो है ही नहीं भाई साहब। इनको 40-40 हजार डॉलर देने एक टीम को, फिर मैच की व्यवस्था करनी है, ट्रैवलिंग की व्यवस्था करनी है, फूड की करनी है, होटल की करनी है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। इस पूरे वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए उस समय इनको पैसे की आवश्यकता थी 20 करोड़ रुपए की। और स्पॉन्सरशिप की जब बात गई तो स्पॉन्सरशिप से टोटल आए 38 लाख रुपए। अब 20 करोड़ की जरूरत है, 38 लाख आए, तो बाकी पैसे कहां से आए। तो प्रेसिडेंट साहब गए, उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। उस समय राजीव गांधी जी ने लगभग 4 करोड़ रुपए की इनको सहायता की, लेकिन 4 करोड़ से भी होना कुछ नहीं था। फिर फाइनली आपको पता है कि जब ऐसी कोई भी स्थिति होती है, बिजनेसमैन ही है जिसके पास आप जा सकते हो और वो फंड की व्यवस्था कर सकता है। और उस समय भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन और इन चीजों में आगे बढ़ने वाले थे एक ही हमारे मोटा भाई के पापा जी। तो धीरूभाई मनी जी एंटर हुए, उन्होंने उस समय 6 करोड़ रुपए दिए और कहा और कोई सुविधा है तो मुझे बताना। लेकिन 1987 के वर्ल्ड कप का नाम था रिलायंस वर्ल्ड कप। जैसे तवीर अंबानी के सहयोग से वो वर्ल्ड कप हुआ, वो वर्ल्ड कप में हम हार गए, हमारे हाथ जीत तो नहीं लगी, लेकिन हम एक तरह से डिप्लोमेटिकली जीत चुके थे कि हम वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर ले आए और हमारी धरती पे मैच करवा दिया। एक आकाश चोपड़ा के इंटरव्यू की रेयर क्लिप है, अगर आप देखेंगे, अगर मैं एड्रेस आप चला पाएंगे। एक टाइम था जब ये ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने जाते थे, हमारी टीम, बॉल खरीदने के पैसे नहीं होते थे। BCCI at that time could not afford those many balls. अगर टूर पे जा रहे हैं तो वहां पे मान लो 50 बॉल खेलने के लिए चाहिए, वो तो जैसे तैसे अरेंज करके दे दी जाती थी, पर प्रैक्टिस के लिए 200-250 बॉल की और आवश्यकता होती थी। वो नॉर्मल बॉलर से प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, उस बॉल से प्रैक्टिस करने तक के पैसे नहीं थे हमारे पास। अब ये तो हालत हुई कि कितने हम गरीब थे और कैसे हमने जुगाड़ कर करके जैसे तैसे हम पहुंचे यहाँ तक। अब हम राइस कैसे किए उस पर आते हैं। उस समय पे देखा जाए तो ब्रॉडकास्टिंग राइट पे दूरदर्शन की मोनोपोली थी। दूरदर्शन ने कहा जो भी ब्रॉडकास्ट होगा हम ही ब्रॉडकास्ट करेंगे, और बीसीसीआई को बेचारे को ज्यादा पता नहीं था। बीसीसीआई ने बकायदा हर मैच के प्रसारण के 5 लाख रुपए बीसीसीआई दूरदर्शन को देता था कि हम मैच कर रहे हैं, प्लीज दिखा दो। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, जैसे एनकेपी साल्वे जी ने काम किया था, टर्निंग पॉइंट आया, आपने नाम सुना होगा शायद, जो पुराने क्रिकेट से जुड़े हैं, जगमोहन डालमिया जी, वो बने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा यार ये बात तो गड़बड़ है, तो उन्होंने बकायदा कोर्ट में जाके इसके खिलाफ केस लड़ा कि जो ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट है ना, दूरदर्शन के थोड़ी है, तो हम क्रिकेट करा रहे हैं, हम कराएंगे, ये राइट तो हमारे। कोर्ट केस हुआ, बकायदा कोर्ट केस जीते, और फिर बीसीसीआई को मिला कि चलो ब्रॉडकास्टिंग राइट तुम्हारे हैं, ये पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा। अच्छा, उस समय तक इंटरेस्टिंग बात यह कि देखो 91 से पहले का पीरियड था, तो भारत में बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं था, टीवी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो उस समय इनको पता नहीं था कि हमारे पास कितनी खतरनाक वैल्यू है। पर 91 में जाके जब लिबरलाइजेशन हुआ और बाकी बाजार खुला और बाकी कंपनियां आने लगी, तब इनको अपनी असली औकात समझ में आई। साउथ अफ्रीका टीम इंडिया में आई दौरा करने, और इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ। तब साउथ अफ्रीका की टीम के प्रशासन ने बीसीसीआई से पूछा ब्रॉडकास्टिंग राइट के कितने पैसे देने हैं। अब बीसीसीआई से सर खुद जा रहा है कि देने हैं, हम तो खुद ही पैसे देते हैं, आप कह रहे हो कि तो आप हमको पैसे दोगे। बोले हाँ सब देते तो हैं, आप क्या लेते नहीं क्या। तो उनको तब पता पड़ा कि भाई हमारे पास तो इतना बड़ा हथियार पड़ा है इस चीज की जिसके हम पैसे देते थे, दिखाने के 5 लाख, बल्कि हमको तो पैसे लेने चाहिए इस बात के। और पहली बार ब्रॉडकास्टिंग राइट का पैसा उस साउथ अफ्रीका वाले मैच में इनके हाथ में आया। फिर 1993 में 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच हुआ, उस समय $6 लाख इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग फीस के लिए, जो लगभग उस समय के 2 करोड़ रुपए होते थे। तो तब जाके बीसीसीआई को लगा कि अपने पास भी कमाई का एक जरिया है। उसके बाद धीरे धीरे करते करते स्पॉन्सरशिप कमाते कमाते 2006-07 तक इन्होंने 650 करोड़ से ज्यादा कमा लिए थे। और 6-7 का फिगर के बाद 2008 में एक ऐसी घटना घटी, उसके बाद इनको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। वो कौन सी घटना थी आपको पता है, चैट बॉक्स में बता देना, लेकिन मैं आपका सब्र का इम्तिहान नहीं लेता। वो घटना थी आईपीएल आने के बाद जो बीसीसीआई की जिंदगी में और किस्मत में बदलाव हुआ है, वो पहले कभी नहीं हुआ था वैसा। अब आईपीएल को चाहे कोई लाख गाली दे या कुछ भी करे, लेकिन आईपीएल बीसीसीआई के लिए तो चमकता सितारा है, इसी ने इसको बेताज बादशाह बनाया है। अब आता चैप्टर 3, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे अगर आप गेम को समझ गए तो फिर आपको 4 भी इजी हो जाएगा। कैसे कैसे कमाते हैं उसके तरीके सुन लेते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट बेच के पैसे कमाना।
ब्रॉडकास्टिंग राइट का मतलब होता है कि भैया किस चैनल को या किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को राइट है इस मैच का प्रसारण करने का। तो बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचता है एक कंपनी को, एक प्लेटफॉर्म को, जो उसका प्रसारण करेगी, और वो प्रसारण करने वाली कंपनी एड खरीदती है। बीसीसीआई को हमेशा ज्यादा पैसे मिलते हैं बाकी किसी बोर्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि सबको पता है कि जिस मैच में इंडिया खेलेगी वहां पे 5-10 करोड़ लोगों की व्यूइंग आना नॉर्मल बात है, और जहां 5-10 करोड़ लोग मैच देख रहे होंगे वहां पे कंपनियां बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के पैसे देगी। जो भी आपने आईपीएल के दौरान देखा कि यार 10 सेकंड के ऐड के 19 लाख रुपए रेट चल रही थी, फाइनल की रेट 10 सेकंड की 25 लाख रुपए तक चली जाती है। इंडिया पाकिस्तान मैच होता है उसकी 10 सेकंड की रेट 30 लाख तक चली जाती है। तो ये कैसे जाती है कि उनको पता है इतने लोग देखने वाले हैं, तो वो 10 सेकंड के 30 लाख भी जनता देती है। अब ऐसा किसी और बोर्ड में पॉसिबल नहीं है। आप समझो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इंडिया वाले देखेंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। अगर मैच हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो देखने वाली संख्या इतनी सी रहेगी, तो जो उस मैच को ब्रॉडकास्ट करेगा बहुत सस्ते रेट में बेचेगा। बीसीसीआई का जो सीक्रेट ब्रह्मास्त्र है वो ये है, हमारे भारत की क्रिकेट लविंग जनता यानी आप यानी मैं, कि अपन लोग जब तक मैच देखते रहेंगे बीसीसीआई के पास पैसे आते रहेंगे। और इसी चक्कर में जब किसी भी बोर्ड की हालत खस्ता हो जाती है, मान लो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड है जिसके कह रहा है भैया पैसे ही नहीं बचे, नुकसान हो रहा है, मोटे पैसे कमाने, कैसे कमाएं, बोले यार इंडिया से मैच कर लो, इंडिया से 5 मैच की सीरीज कर लेंगे, उसके बहुत मोटे ब्रॉडकास्टिंग राइट बिकेंगे, उसमें से भैया आधा हमको मिलेगा, हमारी फाइनेंशियल हालत सुधर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब है, वो कह रहा है मैं श्रीलंका से मैच कर लेता हूँ, वो श्रीलंका से मैच कर लेगा तो क्या ही तो राइट बिकेंगे, क्या ही पैसे मिलेंगे। तो एवरीवन, हर बोर्ड इंटरेस्टेड है कि यार इंडिया से मैच हो जाए तो मजा आ जाए। तो बीसीसीआई कमा रहा है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, उस पर बहुत सारे वीडियो अपन ने बना रखे हैं, जाके गूगल करके देख सकते हैं। दूसरा कमाता है टिकट की सेल से। अब सबसे ज्यादा बड़े बड़े स्टेडियम हमारे पास, सबसे नंबर ऑफ स्टेडियम भी ज्यादा हमारे पास, कैपेसिटी भी ज्यादा हमारे पास, और सबसे ज्यादा हाउसफुल भी हमारे ही होते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई इसमें भी कमाता है। उसके अलावा टाइटल स्पॉन्सर से कमाते हैं, किट स्पॉन्सर से कमाते हैं, वो बाउंड्री पे जो लिखा हुआ भैया वो उससे कमाते हैं, स्टेडियम के दौरान जो टिकट फूड सेल्स होती है, मर्चेंडाइज सेल होती है, उससे कमाते हैं। तो इतना सब करने के बाद आज की रेट में जो बीसीसीआई की नेटवर्थ है वो है 25,000 करोड़, और सालाना जो कमाई होती है 4,500 करोड़। तो 83 के टाइम क्या गरीबी थी और आज 2023 के दिन पे क्या अमीरी है। अगले आप समझो आईसीसी हमारे आगे एक शब्द नहीं बोल सकता, कैसे, ये इस पार्ट में समझते हैं। बीसीसीआई इकलौता क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं वर्ल्ड में, ऐसे बहुत सारे बोर्ड हैं, लेकिन आईसीसी बहुत ज्यादा घबराता है। क्यों? क्योंकि कमाऊ पूत के ताने हर कोई सुनता है, दूध देने वाली गाय के लात हर आदमी को सहन होती है। आईसीसी का 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है। तो हमारा बोर्ड सबसे ज्यादा कमाता है, क्लियर। हमारे खिलाड़ी भी सबसे ज्यादा कमाते हैं। टॉप 10 खिलाड़ी की लिस्ट जब भी आएगी क्रिकेट की, उसमें 10 में से 7-8 इंडिया के ही होंगे। किसी भी टीम की हालत पतली हो जाए, जैसे मैंने भी आपको समझाया, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो एक जमाने में हमको 2 टिकट के लिए तरसा रहा था, जब उसकी फाइनेंशियल हालत खस्ता हो जाती है तो वो साल में 1-2 बार बीसीसीआई के हाथ जरूर जोड़ता है कि भाई साहब प्लीज यार एक मैच करा दो ताकि थोड़ी बहुत बैलेंस शीट सुधर जाए। हमारा दबदबा क्या है, आपको दबदबा बताता हूँ। 2008 में डीआरएस का रूल आया, जितनी भी बोर्ड थे सबने सहमति दे दी, हाँ डीआरएस लगाएंगे, डीआरएस लगाएंगे। बीसीसीआई ने ऑब्जेक्शन कर दिया, नहीं जी हमको नहीं समझ आ रहा, डीआरएस डायरेक्ट नहीं लगा सकते, जो कैप्टन है वो डिसाइड करेगा। सब बोर्ड एग्री थे एक तरफा, लेकिन बीसीसीआई ने ऑब्जेक्शन डाल दिया। तो उन्होंने कहा अरे बड़े लोग हैं, इनके बीच में क्यों बोले। उन्होंने कहा नहीं बीसीसीआई आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही करेंगे। दूसरा एग्जांपल, आपको किस किस को मंकी गेट याद है? हरभजन सिंह ने एंड्रू सैमंड का मजाक उड़ा दिया था और बहुत बड़ा हल्ला मच गया था उस बात का। आईसीसीआई ने एक्शन लेते हुए 3 मैच के लिए हरभजन सिंह को निलंबित कर दिया। बीसीसीआई ने कहा ये बात अच्छी नहीं लगी, हमारे खिलाड़ी को ऐसे कैसे कर दिया। आईसीसीआई बैकफुट पे आया, कहा कोई निलंबन नहीं है, छोटी सी पेनल्टी लगा के कहा खेलो आप तो। तीसरी डोमिनेंस, आपको याद है एक जमाने में काला सा एम्पायर था स्टीव बकनर, हमारे सचिन को कई बार नॉट आउट को आउट किया, याद है? हमारे बीसीसीआई ने शिकायत की है हमको ठीक नहीं है, बंदा हमारे लिए बायस्ड आदमी है, उसको एम्पायर के पैनल से हटा दिया है। कोरोना काल चल रहा था, हर चीज के लिए मनाही थी कि भैया कोई मैच नहीं, कुछ भी नहीं। बीसीसीआई ने कहा हम करा लें आईपीएल, आईसीसी ने कहा तुम तो करा लो, तुम बड़े लोग हो, तुम्हें कौन मना करेगा। और जब आईपीएल होता है उस समय आईसीसी कोई बड़ा टूर्नामेंट रखता ही नहीं है, हमारे अलग से विंडो दे रखी है कि 2 महीने माई बाप आपके, हम 10 महीने में कर लेंगे हमारा जो कुछ करना है। यह है डोमिनेंस। ये दबदबा हमको अब मिल रहा है जब हम मेंस क्रिकेट में राजा हैं, और अब धीरे धीरे अगर आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से वुमेन्स क्रिकेट को भी धीरे धीरे बीसीसीआई मजबूत कर रहा है, और अगर वहां भी धीरे धीरे हम राजा हो गए तो अगले 20-25 साल तक तो मेंस क्रिकेट ही इतना डोमिनेंट है कि कुछ होने नहीं देगा, और वुमेन्स भी आ गया ना तो अगले 50 साल तक क्रिकेट में जो हमने कह दिया ना वही चलेगा, हमारा खोटा सिक्का भी चलेगा। मैच की जो हार का गम है देखो वो तो कभी जाएगा ही नहीं, वो तो अभी भी सपने में आ जाता है कि यार उस दिन कुछ और हो जाता है, 1 विकेट और ले लेता, लेकिन कोई नहीं सर, जब वो गम आए ये स्टोरी याद रखना कि एक मैच हारे जीते उसमें क्या है, क्रिकेट तो हमने वैसे ही जीत लिया है। अरे जाते जाते एक बात तो मैं भूल गया,
एक आंसर जो आपको मैंने शुरुआत में प्रश्न किया था, बीसीसीआई टैक्स क्यों नहीं देता? बीसीसीआई एज अ ट्रस्ट बना था कि भैया हम तो एक ट्रस्ट है जो क्रिकेट को प्रमोट करेगी, तो एज अ ट्रस्ट बना हुआ था और आज भी इसका लीगल स्टेटस ट्रस्ट ही है। इसलिए बीसीसीआई कितने भी कमाई कर ले वो 1 रुपए भी टैक्स नहीं देता बाकी किसी भी क्रिकेट वाले पोर्शन पे। हाँ, आईपीएल वाले पोर्शन को इन्होंने कहा यह प्रमोशन नहीं है तो अलग ही चीज है, तो आईपीएल से जितनी भी इनकम होती है उस पर जरूर टैक्स इनको देना पड़ता है। बाकी उसके अलावा भी पूरे वर्ल्ड कप में जो जो कमाया ना वो सब टैक्स फ्री है भाई साहब। बीसीसीआई की इस मजबूती का एक ही राज है, आपका और मेरा क्रिकेट के प्रति प्यार। जब तक ये प्यार बना रहेगा हमारा डोमिनेंस बना रहेगा। तो क्रिकेटर से प्यार करते रहिए, क्रिकेट से प्यार करते रहिए, हमारा झंडा ऐसे ही बुलंद रहेगा। फिर पाकिस्तान हो या इंग्लैंड सबको धूल चटाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।